वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विज्ञान विषय के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने लिए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से और इम्पोर्टेंट हैं आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न क्या होने वाला है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सेरिबेलम मस्तिष्क के किस भाग का अंग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्च मस्तिष्क के। कौन सा मस्तिष्क? पश्च मस्तिष्क। अगला हमारा प्रश्न है अनैच्छिक क्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन आदि क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, श्वसन, पाचन आदि का नियंत्रण करता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा अल्कोहल सेवन करने से ब्रेन का कौन सा भाग प्रभावित होता है। तो होते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम, दोनों ही प्रभावित होते हैं अल्कोहल का सेवन करने से। यही कारण है कि मनुष्य जो अल्कोहल का सेवन कर रखा होता है वो कुछ भी बोलने लग जाता है, बड़बड़ाने लग जाता है, उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में मेरुतंत्रिका कितनी जोड़ी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितनी? 31 जोड़ी। तो मनुष्य में मेरुतंत्रिकाएं कितनी होती है? तो होती हैं 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है हमारा यूरिया का संश्लेषण शरीर के किस अंग में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत में। किसमें? यकृत, जिसको हम इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं, इसके अंदर यूरिया का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है फेफड़ों के सबसे ऊपरी आवरण को क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा। दोस्तों, आपको ये वन लाइनर वाला अंदाज कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कीट, सांप, छिपकली आदि के मूत्र में क्या पाया जाता है। तो ये पाया जाता है यूरिया अम्ल, इसीलिए इनको यूरियोटेलिक भी बोला जाता है। जो भी इस प्रकार के जीव होते हैं उन्हें यूरियोटेलिक भी बोला जाता है। तो कीट, सांप, छिपकली आदि के मूत्र में क्या पाया जाता है। तो पाया जाता है यूरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के अंदर तापमान का नियंत्रण करता है। तो वो करता है हमारा हाइपोथैलेमस। कौन सा अंग? हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर तापमान का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा पीयूष ग्रंथि शरीर के किस अंग में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। कहाँ पर? जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है मूत्र का पीलापन किसके कारण होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रक्त को यूरिया से अलग करती है। तो करती है किडनी, यानी कि जो भी हमारे ब्लड में यूरिया होता है उसको कौन सा अंग अलग करता है। तो करती है किडनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो हो जाएगा 8.6। एक क्षारीय प्रकृति का होता है, तो मूत्र का पीएच मान हो जाएगा 8.6। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। गन्ना, अदरक, आलू में किस प्रकार की जनन प्रक्रियाएं होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कायिक जनन। कौन सा जनन? कायिक जनन। तो गन्ना, अदरक, आलू में कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो सभी को पता ही होगा, नेफ्रॉन। क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। तो किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है नेफ्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा, केचुआ और स्टारफिश, जिसको हम हिंदी में तारा मछली भी बोलते हैं, में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है। तो होती है पुनः जनन की। किस प्रकार की? पुनः जनन की। अगला वन लाइनर है हमारा ऑक्सीश्वसन की क्रिया कहाँ होती है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या कहलाती है। तो कहलाती है हमारी स्टेपिस। कौन सी? स्टेपिस कहाँ पर होती है। तो हमारे कान में होती है। कहाँ पर? हमारे ईयर के अंदर होती है कान से छोटी हड्डी स्टेपिस। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्प्यूल्स, इसको कोई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में समझ लेना। तो मनुष्य में आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में और इनका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्प्यूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो होती है हमारी फीमर हड्डी, जो कि जांघ में होती है। तो सबसे लंबी हड्डी हो जाएगी फीमर हड्डी और वो हमारी जांघों में होती है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण करने वाले वैज्ञानिक थे तो वो थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन थे? क्रिश्चियन बर्नार्ड। और ये कहाँ के थे? साउथ अफ्रीका के। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाकर फुफ्फुसीय शिराएं खुलती हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाएं आलिंद में। कहाँ पर? बाएं आलिंद में। अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन का निष्कासन कहाँ होता है? तो हमारे अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियास भी बोलते हैं, तो इंसुलिन हार्मोन का निष्कासन अग्नाशय से होता है। प्रश्न है हमारा, जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत में। कहाँ पर? बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं। तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में और जल का अवशोषण बड़ी आंत में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियस या इलियम किसका भाग है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत का। तो छोटी आंत के भाग नाम याद रखना है, ग्रहणी, जेजुनम तथा इलियम। तो ये किसके भाग है? तो ये भाग है छोटी आंत की। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त रस का निर्माण होता है तो यकृत में। किसमें? यकृत में, जिसको हम इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेक्टम, कोलन तथा अपेंडिक्स किसका भाग है? तो ये हमारी बड़ी आंत के भाग है। किसके? बड़ी आंत के। नाम अगेन इंपोर्टेंट है, याद रखना है। रेक्टम, कोलन तथा अपेंडिक्स किसका भाग है? तो बड़ी आंत का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि कौन सी? कौन सी? मिक्स्ड मिश्रित ग्रंथि, या ये इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी मिश्रित ग्रंथि, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीबा में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो होती है कोशिका के विखंडन के कारण। किसके कारण? कोशिका विखंडन के कारण अमीबा में जनन प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हो जाएगी हमारी यकृत, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला प्रश्न है, मादा में जनन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? यानी कि जो फीमेल होती है, मनुष्य मादा, उसमें जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर? फेलोपियन ट्यूब में। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं? तो इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइलिन। क्या हो जाएगा? टाइलिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों में लिंग निर्धारण होता है तो वह पिता के XY क्रोमोसोम्स पर के कारण होता है। तो बच्चों में लिंग निर्धारण पिता के XY क्रोमोसोम्स के कारण। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत उगते हैं, कितने दांत आते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 52। कितने? 52 दांत मनुष्य के जीवन काल में आते हैं। और दांतों की संख्या अगर देखें तो होती है 32। कितनी? 32, 32। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पर्म तथा ओवा के मिलने के बाद क्या बनता है? तो बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। स्पर्म तथा ओवा के मिलने पर क्या बनता है? तो बन जाता है जाइगोट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी। अगेन रिपीट करूं तो मनुष्य में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो है 3 जोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाणु खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित करते हैं? तो करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। जिस प्रकार हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह का संचय करते हैं, वो इसी प्रकार ग्लाइकोजन का संचय करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु अपना कार्य करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम का। किसका? एंजाइम का। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पोषण की दृष्टि से वायरस होते हैं तो होते हैं परजीवी। तो पोषण की दृष्टि से वायरस किस प्रकार के होते हैं? तो परजीवी होते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस एक परजीवी है, इंसानों के शरीर में घुस जाता है और उससे फिर पोषण लेता है, फिर म्यूटेशन करता है और अपने नए नए वेरिएंट भी बनाता है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रश्न है कि पोषण की दृष्टि से वायरस होते हैं तो वह परजीवी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नर हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन को हम नर हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे। कहाँ पर? तो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान किस शहर में? तो पुणे में है। क्या दोस्तों आप बता सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में है? अगेन रिपीट कर दूं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवक से। किससे? कवक से। तो प्रतिजैविक पेनिसिलिन हमें कवक से प्राप्त होता है।
अगला है हमारा ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक, जिसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस तथा माइट्रोकांडिया उपस्थित ना हो, क्या कहलाती है? तो ठीक उस प्रकार की कोशिका जिसमें ना तो केंद्रक होगा ना ही माइट्रोकांडिया, तो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी प्रोकोरियोटिक। कौन सी कोशिका? प्रोकोरियोटिक कोशिका। और जिसमें दोनों उपस्थित होंगे वो कहलाएगी यूकेरियोटिक। कौन सी? जिसमें केंद्रक भी होगा और माइट्रोकांडिया भी होगा तो वो कहलाएगी यूकेरियोटिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के सामान्य वृद्धियां, हड्डियों एवं बालों का विकास में कौन सा हार्मोन अनिवार्य है? यानी कि जो भी हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ होती है, जैसे कि हड्डियों का विकास, बालों का विकास, तो इनमें कौन सा हार्मोन अनिवार्य है? तो हो जाएगा हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। रुधिर चाप का नियंत्रण शरीर की किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रुधिर चाप का नियंत्रण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मादा हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। इन तीनों को ही हम मादा हार्मोन के नाम से जानते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अपराधियों को पहचानने में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए अंगुल छाप विधि। कौन सी विधि? डीएनए अंगुल छाप विधि का इस्तेमाल अपराधियों को पहचानने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में लिंग सहलग्नता बीमारी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्णांधता। कौन सी? वर्णांधता मनुष्य में लिंग सहलग्नता बीमारी है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव किस कोशिकाओं द्वारा होता है? तो हो जाएगा कार्पस लुटियम। कौन सी कोशिकाएं हैं? तो प्रोजेस्टेरोन का स्त्राव करती हैं कार्पस लुटियम कोशिकाएं। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रक्त का पीएच मान होता है? तो हो जाएगा 7.4। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो करी थी मैकमुलन महाशय ने। किसने? वैज्ञानिक मैकमुलन ने विटामिन ए की खोज करी थी। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी? कौन सा तंत्र? रक्त परिसंचरण तंत्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.6, यानी कि 6.6 इज पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा? तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के दोनों हाथों में हड्डियों की कुल संख्या होती है? तो होती है 60। कितनी? 60। तो मनुष्य के दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या हो जाएगी 60। और अगर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में बात करें तो हो जाती है 206। कितनी? 206। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? तो करी थी फंक ने। किसने? वैज्ञानिक का नाम है। तो विटामिन की खोज करी थी फंक ने। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। पक्षी के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो होते हैं 4 चैम्बर। जैसे मनुष्य के भी 4 होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले, ठीक उसी प्रकार से पक्षी के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7.8 से 8.9 तक। तो याद रखना है कि पित्त रस की पीएच वैल्यू होती है 7.8 से 8.9 तक। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। विषाणुओं की खोज किसने करी थी? तो करी थी इवानोव्स्की ने या इवान्स्की ने। तो विषाणु की खोज करी थी इवानोव्स्की ने। नेक्स्ट प्रश्न ठीक उसी प्रकार का है कि जीवाणु की खोज किसने करी थी? तो करी थी ल्यूएनहॉक ने। किसने? ल्यूएनहॉक ने। तो याद रखना है विषाणुओं की खोज इवानोव्स्की और जीवाणुओं की खोज ल्यूएनहॉक। कैंसर बीमारी के उपचार के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडान गैस का। कौन सी गैस का? रेडान गैस का कैंसर बीमारी के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्णांधता वाले आदमी को कौन सा रंग हरा दिखाई देता है? यानी कि जिससे कलर ब्लाइंडनेस होती है उससे हरा रंग किस रंग का दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग का। कौन सा रंग का? लाल रंग का। चलिए आगे की स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के कुल रक्त में प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55%। कितनी? 55%, यानी कि कुल रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है 55%। अगला प्रश्न है, हृदय रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। दोस्तों ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो या पुलिस के एग्जाम। तो आपको याद रखना है कि किस रोग को या किस चीज के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि हृदय रोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न है,
अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके माध्यम से जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए के द्वारा। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वह सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सर्वाधिक होता है। चलिए अगली स्लाइड है हमारी, मानव के गुर्दे का रोग किसके संक्रमण से होता है? गुर्दा को हम किडनी भी बोलते हैं। तो प्रश्न है कि मानव में गुर्दे का संक्रमण, मानव में गुर्दे का रोग किसके संक्रमण से होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैडमियम। काय से? कैडमियम से। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। क्या हो जाएगा? सेरीकल्चर। जो रेशम का पालन है, रेशम पालन को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि डायलिसिस की प्रक्रिया शरीर के किस अंग के लिए की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किडनी के लिए। किसके लिए? किडनी के लिए डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका क्या है या कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा को सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कहते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। अगली स्लाइड है, गेहूं, मक्का, ज्वार, चावल बाजार को किस कुल में रखा गया है? यानी कि यह किस वंश के पौधे हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेमिनेसी। क्या हो जाएगा? ग्रेमिनेसी। गेहूं, मक्का, ज्वार, चावल और बाजरा सभी को ग्रेमिनेसी कुल में रखा गया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री। क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड मानव शरीर का तापमान होता है। क्या दोस्तों आप मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बता सकते हैं? अगर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और सही जवाब मैं वीडियो के अंत में दूंगा ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलू, मिर्ची, बैंगन, धतूरा, टमाटर किस वंश के पौधे हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। आलू, मिर्ची, बैंगन, धतूरा और टमाटर सोलेनेसी वंश के पौधे हैं। अगला प्रश्न है, फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? यानी कि वह ब्रांच जो फलों के उत्पादन संबंधित कार्य करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो सही करेक्ट जवाब हो जाएगा हार्टिकल्चर। क्या हो जाएगा? उसे बोलते हैं, फलों का उत्पादन बोलते हैं हार्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर। साथ ही अगर फलों का अध्ययन, ये तो फलों के उत्पादन संबंधित है, अगर फलों का अध्ययन तो उसका सही जवाब हो जाएगा पोमोलॉजी। तो फलों का उत्पादन हार्टिकल्चर और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टीबी, क्षय रोग के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसीजी का टीका। यानी कि जो टीबी जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं, कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लगातार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और ये किसके कारण होता है? तो होता है HIV के कारण। किसके कारण? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण एड्स होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सिट्रिस कैंकर पादप रोग किस पौधे से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नींबू के पौधे। जो दोस्तों जो प्रश्न है ये प्लांट डिजीज से संबंधित है और प्लांट डिजीज के भी प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो बीमारी का नाम है सिट्रिस कैंकर और करेक्ट आंसर हो जाएगा नींबू के पौधे में। अगला प्रश्न है, वृक्ष की आयु किससे निर्धारित की जाती है? तो इसका जवाब है हमारा पौधों के वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। यानी कि वृक्ष की आयु किस प्रकार से निकालते हैं, वृक्ष कितने वर्ष का है? तो जो उसके तने में वलय बनते हैं उनके संख्या के आधार पर। तो क्या आ जाएगा? पौधों की वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो वो थे हरगोविंद खुराना साहब। कौन थे? हरगोविंद खुराना जी ने ही प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। चलिए अगला प्रश्न है, जीन्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? कौन सा शब्द जीन्स? तो आ जाएगा महोदय जॉनसन ने। किसने? वैज्ञानिक जोहानसन ने ही जीन्स शब्द का प्रतिपादन किया था। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र किसका है? तो आंसर हो जाएगा समुद्र का। यानी कि जो समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है वह सबसे अधिक स्थायी है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं जीरोफाइट्स। जितने भी कांटेदार पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में होते हैं उन्हें बोलते हैं जीरोफाइट्स। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करना डेमोग्राफी कहलाता है।
चलिए अगला प्रश्न है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्विन थियोलॉजी। क्या कहलाता है? इक्विन थियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन को बोलते हैं इक्विन थियोलॉजी, और जनसंख्या के अध्ययन को बोलते हैं डेमोग्राफी। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। और रेशम पालन सेरिकल्चर। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पक्षियों का। जितने भी पक्षी होते हैं उन सभी का अध्ययन हम करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। ये विज्ञान की ब्रांच है ऑर्निथोलॉजी, जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में जाने जाते हैं, तो वो होते हैं लाइकेन। क्या होते हैं? लाइकेन छोटे पौधे होते हैं। जिस क्षेत्र में लाइकेन नहीं पाए जाते तो आप समझ जाइए कि क्षेत्र अत्यंत प्रदूषित है, क्योंकि जिस क्षेत्र में प्रदूषण होता है वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। तो वायु प्रदूषण का संकेतक कौन है? तो वो है लाइकेन। चलिए अगला प्रश्न है, धान में खेरा रोग किस तत्व की कमी का होता है? तो प्लांट डिजीज का प्रश्न आ गया अगेन, खेरा रोग। तो धान में खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो होता है जस्ता। जस्ते की कमी से धान में खेरा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नींबू में लिटिल लीफ किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये भी बीमारी है लिटिल लीफ। तो ये किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा के कारण। तो अगर नींबू के पौधे में थोड़ी तांबा की कमी रहती है तो लिटिल लीफ नामक बीमारी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति का। चलिए आगे बढ़ते हैं, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरोन। तो जो फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग है वो बोरोन की कमी से होता है। प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो वह करी थी कार्ल लैंडस्टर्नर ने। किसने? लैंडस्टर महोदय थे वो, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना है कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टर ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पिक्यूल्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 120 दिन का। और दोस्तों ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगातार हर तरह की परीक्षा में पूछा जाता है और सभी को याद भी होता है हालांकि, तो लेकिन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 दिन का। चलिए अगला प्रश्न है, गन्ने में रेड रूट रोग किसके द्वारा होता है? तो रोग का नाम है रेड रूट, यानी कि जो गन्ने की पौधे की जड़ें होती है वो लाल हो जाती हैं। तो रेड रूट किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवक के कारण। कवक से जो बीमारी फैलती है उससे गन्ने में रेड रूट नामक रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तत्व की कमी से दांतों का क्षरण होने लगता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन की कमी से। किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से दांतों में क्षरण यानी कि दांत टूटने लग जाते हैं और गलने लग जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। कौन सी धातु? तो कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में मौजूद रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम कृत्रिम भेड़ का नाम क्या था? तो ये भेड़ प्रयोगशाला में बनाई गई थी और इसका नाम था डोली। क्या नाम था? डोली। तो याद रखना कि प्रथम कृत्रिम भेड़ का नाम डोली था। क्या था? डोली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य की औसत नाड़ी दर कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 से 80 बार प्रति मिनट। यानी कि जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसकी नाड़ी यानी कि पल्सेस 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 से 80 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि टमाटर में लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जितने भी प्रकृति में कलर होते हैं वो किसी न किसी वर्णक के कारण होते हैं। जैसे कि मनुष्य का रंग मेलानिन वर्णक के कारण निर्धारित होता है कि काला होगा कि गोरा होगा, ठीक उसी प्रकार से टमाटर में जो लाल रंग है वो किस वर्णक के कारण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। क्या हो जाएगा? लाइकोपिन। अगला प्रश्न है हमारा, अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलता है? यानी कि जो माँ के गर्भाशय में बच्चा होता है उसको भोजन कहाँ से मिलता है? तो आ जाएगा गर्भनाल से। किससे? प्लेसेंटा। गर्भनाल से भ्रूण को भोजन मिलता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि गर्भनाल से बच्चे की नाभि जुड़ी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टोकोफेरोल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। अगला प्रश्न है, अफीम पौधे के किस अंग से प्राप्त हो जाता है? यानी जो अफीम होता है जिसको लोग मजे से खाते हैं, पौधे के किस अंग से प्राप्त होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल से। किससे? फूल से। जो भी व्यक्ति वीडियो मंदसौर या नीमच क्षेत्र से देख रहा होगा वो अच्छी भली भांति से जानता होगा कि कैसे निकालते हैं। जो अफीम का पौधा होते हैं जो उसमें फूल लगते हैं उसमें चीरा निकालकर एक लिक्विड टाइप निकल जाता है,
बाद में उसी से अफीम बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पौधों में फूलों को खिलाने में कौन हार्मोन मदद करता है, यानी कि पौधों में जितने भी फूल खिलते हैं उनको खिलाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरीजेंस। क्या हो जाएगा? फ्लोरीजेंस। और याद रखना आसानी है दोस्तों, क्योंकि फूलों को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। क्या बोलते हैं? फ्लावर। और खिलाने में मदद करता है फ्लोरीजेंस। थोड़ा फ्लो का फ्लो आ रहा है, तो फ्लोरी और फ्लावर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो आप समझ जाना कि पौधों में फूलों को खिलाने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो ऑप्शन देख के आप फ्लोरीजेंस पर टिक कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधों में वृद्धि नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो होता है ऑक्जिन हार्मोन्स। कौन सा होता है? ऑक्जिन हार्मोन्स। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि जो भी खेती बाड़ी से हम फसल लगाते हैं तो वो लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन ना तो फूल आते हैं ना फल आते हैं, तो उसमें हम प्लांट रेगुलेटर डालते हैं, तो उसका नाम है ऑक्जिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्जिन हार्मोन। चलिए अगला प्रश्न है, मधुमेह को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी है। तो इंसुलिन हार्मोन करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मधुमेह को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोगी है। तो सही जवाब है इंसुलिन हार्मोन। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का जनक कौन है। तो वर्गीज कुरियन। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन देश में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अगला है हमारा, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी कि मानव शरीर में कौन सा अंग है जिसे ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में कौन सी गैस पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। प्रोटीन में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र, जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी तंत्रिका तंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, यानी कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क है इसका सबसे बड़ा भाग क्या है। तो वो है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। तो दोस्तों इतना आज हमने 50 प्रश्न कवर कर लिए हैं। और अभी जो मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी सीरीज और चलाएं या ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस हर विषय के में लाऊं, तो कमेंट करके बता सकते हैं, या वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो मैं इस विषय पर और भी वीडियो लाऊंगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।